हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम लोग USCMA के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कुछ हमने बेसिक्स जो है वो स्टार्ट किया था। USCMA के अंदर बेसिक्स जो होती है क्लासेस वो स्टार्ट करी थी। ठीक है, बेसिक्स के अंदर हम लोगों ने जनरल एंट्री से शुरुआत करी थी। आपको पता है जनरल एंट्री हमने डिस्कस करी थी। लास्ट क्लास में हम कुछ प्रोविजंस पे रिलेटेड बात कर रहे थे। प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है। प्रोविज़न क्या होते हैं? प्रोविज़न मतलब कि कोई भी फ्यूचर के जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं जिनके बारे में हमें ये तो पता है कि अराइज हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट हमें नहीं पता है, तो उसका हम क्या बनाते हैं? प्रोविज़न बनाते हैं। ध्यान रखना, अमाउंट क्या होता है? ऑब्वियसली अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता, लेकिन हाँ वो अराइज तो होंगे। जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो गया, तो हमें पक्का नहीं पता कि अमाउंट कितना लगेगा, क्योंकि इनकम जब कैलकुलेट होती है तभी तो आपको एग्जैक्टली प्रोविज़न फॉर मतलब टैक्स का अमाउंट पता लगेगा ना। जब पूरा साल खत्म हो जाएगा, इनकम जब पता लगेगी, तभी तो आपको पता लगेगा कि टैक्सेशन का अमाउंट कितना निकलेगा। तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं? प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाते हैं। ऐसे ही जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपने देखा है कंपनीज जो है वारंटी देती है 2 साल की, 5 साल की। अब आप सोचिए, कंपनी जो प्रोडक्ट को सेल कर रही है और उसने प्रोडक्ट के अंदर 5 साल की वारंटी दे रखी है कि अगर 5 साल में कुछ भी हो जाए तो प्रोडक्ट को हम रिपेयर करके वापस दे देंगे। ठीक है, तो इस केस में कंपनी को बताओ अपनी सारी की सारी इनकम बुक कर देनी चाहिए क्या, केवल सेल्स की? हाँ, सेल्स की इनकम तो आप बुक कर दो, लेकिन आपका एक फ्यूचर का खर्चा भी तो राइज हो सकता है। सोचने वाली बात है कि कंपनी के पास वो प्रोडक्ट लौट के वापस आ सकता है और कंपनी को उस केस में उस पर खर्चा करना पड़ेगा। जो भी कंपनी ने वादा किया है उस चीज़ का कमिटमेंट किया है, अदरवाइज तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए कंपनी क्या बनाती है? प्रोविज़न फॉर वारंटी बनाती है। क्या बनाती है? प्रोविज़न फॉर वारंटी बनाती है। ऐसे ही अपन बात करेंगे इन सारे प्रोविजंस पे, बहुत तरह की प्रोविजंस होते हैं। ऐसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाया जाता है, हमने डिस्कस किया। आपने गुड्स सेल तो कर दिए, लेकिन पता लगे कि ना जो गुड्स आपने बेचे हैं उस पर बैड डेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी रेवेन्यू पूरी की पूरी शो कर देते हो, तो फ्यूचर के अंदर जो लॉस हो रहा है उसको भी तो आपको ध्यान रखना है ना। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी बनता है। क्लियर क्या? और हमने इस प्रोविजंस बनाने का जो मेन रीज़न डिस्कस किया था वो था कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि फ्यूचर के लॉसेस को आप शो कर दो, फ्यूचर के एक्सपेंसेस को शो कर दो, लेकिन फ्यूचर की इनकम को मत दिखाओ। तो ये बोलता है कौन? प्रूडेंस बोलता है। ठीक है, आपने कभी नाम सुना होगा स्टूडेंट्स कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का नाम सुना है आपने? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर अपन नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं, फुट नोट में दिखाते हैं। कभी आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में सीखा हो, पढ़ा हो कहीं ना कहीं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, हम बैलेंस शीट के अंदर उसको शो नहीं करते। ये कौन सी लाइबिलिटी होती है? ऐसी लाइबिलिटी जो अराइज हो भी सकती है, अराइज नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन सम फ्यूचर इवेंट। ठीक है, जो फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। इसको हम हमेशा फुट नोट में शो करते हैं, मतलब बैलेंस शीट के बाहर शो करते हैं। सर कोई एग्जांपल दीजिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का। बिल्कुल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि कोर्ट केस चल रहा है। हमारे जो स्कूल के टीचर थे वो एक एग्जांपल फिक्स था उनका। कोर्ट केस चल रहा है और हम उसमें हार सकते हैं और हमें सामने वाले को पेनल्टी या फिर कुछ इंजरी का कुछ अमाउंट देना पड़ सकता है। मान लो हम कंपनी और किसी ने हम पे कुछ केस कर दिया, क्लेम कर दिया, और सपोज 5 लाख का क्लेम कर दिया और हमें वो पे करना पड़ सकता है। तो वो क्या है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। पे भी करना पड़ सकता है अगर हम हार गए तो, और नहीं भी पे करना पड़ सकता। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या है? बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं। ठीक है ना, फुट नोट में दिखाते हैं। तो ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हो आप गारंटी का। आपने किसी, मान लो आपके दोस्त ने कोई लोन ले रखा है बैंक से, है ना, और आपको गारंटर बना दिया। ठीक है, मतलब आपको गारंटर बना दिया मतलब कि आप लोन रीपे करोगे अगर वो आपका फ्रेंड लोन रीपे नहीं कर पाएगा तो बताओ आपके सर पे एक तलवार लटकी हुई है क्या? बिल्कुल लटकी हुई है। अगर आपके फ्रेंड ने वो लोन रीपे नहीं किया तो वो लोन आपको रीपे करना पड़ेगा। तो ऐसे ये जो अमाउंट है ना, ऐसे अमाउंट को बोलते हैं कि भाई आप गारंटी दे के आए हो, तो आपके ऊपर वो गारंटी की वजह से लाइबिलिटी अराइज एक्चुअल में हो सकती है ना, अगर आपके फ्रेंड ने नहीं पे करा तो ऐसी लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हमें डिस्क्लोज करना जरूरी होता है भाई। शोल्डर्स के हितों के अंदर, शोल्डर्स के इंटरेस्ट के अंदर हमें ऐसी लाइबिलिटी को दिखाना चाहिए।
बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कोई अभी अभी अराइज नहीं हुई ना, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन कॉन्टिजेंट असेट्स हम शो नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा एक नाम के कॉन्टिजेंट असेट्स भी कुछ होती है, कॉन्टिजेंट असेट्स नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? कि आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर के अंदर ये असेट अराइज हो सकती है तो मैं इसको आज अपनी बैलेंस शीट में दिखा दूं। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस मना कर रहा है। प्रूडेंस बोल रहा है कि भाई आप फ्यूचर की इनकम को ऐसे नहीं कर सकते, या फ्यूचर की असेट्स को आप अभी अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते। हाँ, कोई भी अगर एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई भी एक्सपेंस होता है, लाइबिलिटी होती है, हम उसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविजंस बना के चलते हैं। इसलिए आपको ये प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से, मतलब हमेशा याद रखना है। प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? ठीक है, तो प्रोविजन बताओ क्या करते हैं हम? फ्यूचर के एक्सपेंसेस और लॉसेस को एस्टिमेट करते हैं। बस अमाउंट अभी हमें सर्टेन नहीं है, अमाउंट की अनसर्टेनिटी है, तभी तो एस्टिमेट लगाना पड़ता है हमें। फिर मैंने डिस्कस किया था प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के बारे में। हमने कोई मान लो उधार गुड्स बेचा, क्रेडिट में गुड्स बेचा, ठीक है, और हमें लग रहा है कि सपोज जो है इस साल तो कोई पैसा आया नहीं, अगले साल पैसा आएगा, लेकिन उसमें से कुछ डूब भी सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। क्या? एक तो बताया था कि क्रेडिट सेल हम दिखाते हैं कि अपनी बुक्स में, हाँ दिखाते हैं, जबकि पैसा तो आया नहीं है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अक्रूवल या मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट कहता है। अक्रूवल या मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सारे ट्रांजैक्शन को किस बेसिस पे शो करते हैं? ड्यू बेसिस पे, ना कि कैश बेसिस पे। तो हमें इस क्रेडिट सेल को बुक करनी चाहिए, ठीक है ना। केवल क्रेडिट सेल ही नहीं, अगर क्रेडिट परचेज है तो उसको भी हमें बुक करना चाहिए। कोई और ऐसे एक्सपेंसेस है जिसकी हम आज बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्ड, अक्रूड, ये चारों की हम बात आज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। फिर एक हमने इसी के अंदर ही प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्यों बनाते हैं, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर अगले साल, जैसे इस साल 2026 में हमने गुड्स बेचे, 2026 में मान लो हमने 1 लाख के गुड्स बेचे, ठीक है ना, 1 लाख के, और अगर बैड डेप्ट हो जाते हैं 2027 के अंदर, तो ये कौन से P&L को हिट कर देंगे? 2027 के P&L को हिट करेंगे। अब इससे हो क्या रहा है कि 2026 की इनकम में सेल्स चली गई थी, है ना, 2000 की इनकम में सेल्स चली गई थी, और 2027 के अंदर वो एक्सपेंस चला गया, ठीक है ना, बैड डेप्ट का। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि 2026 में सेल चली गई, 2027 में एक्सपेंस चला गया। तो ये क्या है? गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्रोविजन नहीं बनाया था, और इस गड़बड़ की वजह से कौन सा कॉन्सेप्ट अकाउंट का हिल गया? जो अकाउंटेंसी का कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल हिल चुका है? आपका जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट हिल गया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखिए इंटरव्यू में तो पूछा जाता है, प्लस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल कॉन्सेप्ट है ना, बना के छोड़ दिए हैं भाई। ये एक जीवित कॉन्सेप्ट है, लाइव कॉन्सेप्ट है। ये काम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो अगर हम नहीं जानते तो ये हमारी कमी है, लेकिन ये तो एग्जिस्ट करता है ना, और ये काम करता है अपने पीछे, राइट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस ईयर की रेवेन्यू है, जिस ईयर की इनकम है, उसी ईयर में उसके एक्सपेंसेस बुक करने चाहिए, सेम ईयर के अंदर। ऐसा नहीं कि आप इनकम तो किसी और ईयर में बुक कर रहे हो और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस किसी और ईयर में बुक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना कि 2026 में इनकम बुक कर दी और 2027 में उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस बुक कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये कौन बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आप देखो, मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट पूछते हैं जब इंटरव्यू में, क्या आंसर देते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना। अरे भाई, इनकम और एक्सपेंसेस मैच कर दिए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0। ये थोड़ा कर रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड में वो एक्सपेंसेस उसके दिखाए जाएं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और भी बात करेंगे आज, है ना। जो मेरा आज का पर्पस है आपको समझाने का, वो 4 चीजें बताने का है। एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने सुना है वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक अक्रूड इनकम, और एक अनअर्न्ड इनकम। ये 4 अपनी क्लास का आज का एजेंडा है। अगर आपको आता है ठीक तरीके से तो आप इसको, मतलब वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आता
तो आप देख लो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किससे, अपन बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, बहुत बार। अपन पूरा का पूरा इसको राइट लेफ्ट सब तरीके से समझेंगे ना कि ये है क्या। देखो, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक पे नहीं करे, ड्यू तो हो गए बट नॉट पेड, ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, ड्यू बट नॉट पेड को, ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। कि ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए बट पे नहीं करे। जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, हम एक एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर जानते हो, बॉस, है ना, ठीक है, हम एक एम्प्लॉयर हैं और हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है जिसकी सैलरी 10,000 पर मंथ है। $10,000 बोलो, 10,000 रुपीज़ बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने हमारे यहाँ पे पूरे 12 महीने काम किया, जॉब करी, उसकी 12 महीने की सैलरी कितनी बनती है, 1,20,000 रुपये टोटल साल की, एनुअल, है ना। लेकिन हमने उसको जो है, हमारा रिसेशन चल रहा होगा, टाइम खराब चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, हमने उसको अभी 10 महीने की सैलरी पे करी है। वो काम कितने महीने कर चुका है, सर्विस कितने महीने दे चुका है पूरा, वो 12 महीने की सर्विस कर चुका है। तो उसकी सैलरी ड्यू कितनी हो गई थी, ड्यू हो गई थी साहब 1,20,000 रुपये, लेकिन हमने उसको पे कितनी करी है, 1,00,000 रुपये। अब यहां पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है, ध्यान से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है आपकी भले ही सैलरी ड्यू कितनी, आपने भले ही पे कितना कराए, पे आपने कम किया है, 1,00,000 ही पे कराए, लेकिन आप अकाउंट्स किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाते हो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, या इसका एक और नाम क्या था बताओ, मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट। दोनों नाम याद रखने भैया ना, एक ही बात है, अक्रूवल को ही मर्केंटाइल बोलते हैं। आप अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाते हो, मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आपको एक्सपेंस भी कितना बुक करना चाहिए, पूरा का पूरा 1,20,000, 1,00,000 रुपए का खर्चा नहीं बुक करना चाहिए, पूरा का पूरा 1,20,000 का खर्चा बुक करना चाहिए। कैसे सर, अब जैसे सैलरी पे करने की अगर हम एंट्री पास करें तो क्या एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। टू कैश में तो कितना आएगा, 1,00,000 रुपए। भाई सैलरी हमारे जेब से कितने रुपए गई, 1,00,000 रुपए, लेकिन हमें खर्चा कितना बुक करना है, टोटल 1,20,000 का, ठीक है, 1,20,000 का। तो अभी हम क्या करना चाहिए हमें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बकाया सैलरी, है ना, ठीक है, जो अभी ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं करी है, ड्यू बट नॉट पेड, कितनी है, 20,000, ये दिखाएंगे। और क्या, जब सैलरी आपकी ये ड्यू हो गई, मतलब आप देखो अब आप कितनी रिकॉर्ड कर ली, 1,00,000 ये सैलरी का खर्चा, 20,000 ये, तो P&L में अब कितना अमाउंट जा सकता है पूरा का पूरा, 1,20,000। ये सैलरी बताना कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, सोच के बताओ। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, रियल की पर्सनल। रिवाइज किया होगा तो याद आएगा, आपने रिवाइज किया होगा भाई, देखो रिवाइज करना है ना चीज़ें, ऐसे अपने आप चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप ये मत सोचना अभी बेसिक चल रहा है तो हम रिवाइज ना करें, बिना रिवाइज करे क्लास देखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो पहले एक बार वीडियो बंद कर दो और पहले की 2 क्लासेस 3 क्लासेस देख लो आप, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन, मतलब देखो पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो केवल हमारे एफर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको भी बराबर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको मेरे से दुगने एफर्ट करने, डबल एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, ये हमें पता है ना। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी याद है आपको कौन सा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताओ कौन सा अकाउंट था, पर्सनल। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में 3 तरह के थे पर्सनल, एक तो नेचुरल पर्सन था, याद आ रहा हो तो, एक आर्टिफिशियल पर्सन था और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, है ना। तो सैलरी कौन सा अकाउंट है बताओ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, राइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, आपने सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया, 1,00,000 से।
फिर सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया, 20,000 से। टोटल सैलरी कितने से डेबिट हो गई, 1,20,000 से। जो सैलरी है वो एक्सपेंस है तो खर्चा ही। खर्चे कहाँ जाते हैं सारे के सारे, पता है आपको, P&L में जाते हैं। अभी P&L बनाना सीखा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। तो P&L में वो एक्सपेंसेस चले जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी 1,20,000 से। अब जब मैं P&L बनाऊंगा, अब देखो मैं P&L बना रहा हूं, देखो ध्यान से। P&L में क्या लिखूंगा, टू सैलरी। ये P&L का खर्चे वाली साइड है, डेबिट साइड है, वो इनकम की साइड है। ये एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम है। तो P&L में डेबिट क्या करेंगे, P&L में डेबिट कर देंगे टू सैलरी। सैलरी में लिखूंगा पेड 1 लाख से, और आउटस्टैंडिंग एट एंड। ठीक है भाई, बकाया कितना रह गई बताओ, बकाया कितना रह गई थी, 20,000 की बाकी रह गई थी ना। तो बाहर खर्चे में कितनी सैलरी आ जाएगी, खर्चा कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। मतलब P&L में तो कितने रुपए गए, 1,20,000। यही तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट चाहता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक्सपेंसेस और इनकम को कैसे बुक करो, ड्यू बेसिस पे बुक करो, ना कि पेड बेसिस पे, है ना। एक्सपेंसेस को किस बेसिस पे बुक करना है अपन को, ड्यू बेसिस पे बुक करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा। आपके जितनी भी कंपनीज के जितने भी अकाउंट्स बनते हैं सारे अक्रूवल सिस्टम पे बनते हैं, ना कि कैश सिस्टम पे। अगर मैं इसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट देखो, अब आप देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा आप लेजर अकाउंट्स के बारे में जानकारी रखते हो तो मेरे को एक चीज़ बताओ, कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सैलरी डेबिट किया था 1 लाख से, फिर वापस डेबिट किया 20,000 से, सैलरी क्रेडिट कर दिया 1,20,000 से। अगर आप लेजर बनाओगे तो सैलरी पूरा खत्म हो गया, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 क्रेडिट हो गया, एक नया अकाउंट खुल गया, कौन सा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको पता है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी एसेट है। बताओ सोचो, ये लाइबिलिटी है कि एसेट है, ऑब्वियसली सर लाइबिलिटी है। अगर मैं सिंपल पुरानी ज़माने की बैलेंस शीट बनाऊं जो अपने स्कूल में 11th क्लास में बनाते थे, सिंपल, कोई मैं इसमें अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटी लिख के और क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से, 20,000 से। ये ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आउटस्टैंडिंग खर्चे का क्या ट्रीटमेंट होता है बताओ, कि हमने पहले सैलरी पे करी, फिर आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री पास कर दी। P&L में तो पूरी की पूरी सैलरी चली गई, है ना। हमने ऐसे दिखा दिया, हम आप याद हो तो 12th 11th क्लास में भी आप ऐसे ही दिखाते थे अंदर, कि पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड। अगर आपको 11th याद आ रही है तो 11th क्लास, बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दो सर। अब नेक्स्ट ईयर आएगा। अच्छा, ये जो कहानी थी, मान लो ये 2026 की कहानी थी जो अपन ने अभी डिस्कस किया, ये पूरी कहानी कौन से ईयर की थी, 2026 की थी सपोज। अब 2027 आया, 2027 में क्या हुआ कि वो एम्प्लॉय हमारे पास फिर काम कर ही रहा था, वो तो रेगुलर काम कर रहा है, वो अब की बार पूरे के पूरे 12 महीने काम करता है। तो उसकी सैलरी फिर से कितनी ड्यू हुई, 12 महीने की। ड्यू कितनी हुई है, ध्यान से सुनना, ड्यू कितनी हुई है, 12 महीने की, है ना। पिछली बार भी 12 महीने की ड्यू हो रही है, इस बार भी 12 महीने की ड्यू हो रही है। लेकिन हमें पे कितनी करनी पड़ेगी बताओ, 14 महीने की पे करनी पड़ेगी। पे कितनी करनी पड़ेगी, 14 मंथ्स की पे करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर, 14 मंथ की क्यों पे कर रहे हैं हम, देखो 12 महीने तो इस साल के पे करेंगे और 2 महीने पिछले साल के पे करेंगे। जो 2026 भी था ना अपने पास, 2026 के भी तो अपन को पे करना पड़ेगा 2027 में, है ना। तो अगर मैं इससे एंट्री पूछूँ आप कि सर एंट्री क्या बनेगी, अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टोटल कितना पेमेंट करोगे, 1,40,000। भाई 10,000 पर मंथ की सैलरी थी और 14 महीने की पे कर दी, 14 मंथ की, 12 महीने इस साल की, पिछले महीने की, पिछले साल की 2 साल की चल रही थी, है ना। ठीक है, अब इसमें से आप, क्योंकि आपने ना जो पे करा है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी है ना, देखो ये वाली पे करी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बच भी रहा था, बैलेंस शीट में आ रहा था लाइबिलिटी साइड में। तो अब आप क्या करोगे, एंट्री पास करोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी,
कितने से? 20,000 से। कोई आप यहाँ पे शॉर्टकट ले सकते हो, अगर आपको लेना है तो आप एक यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। मैं बताता हूँ शॉर्टकट क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा वैसे, अगर आपकी जनरल एंट्री ठीक ठाक है तो आप ये कर सकते हो। सैलरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू कैश 1,40 से। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट क्यों किया 20,000 से? भाई जो पिछले साल का जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो हमने पे करा है, लाइबिलिटी हमने ख़त्म करी है, ठीक है ना। और ये इस साल का है 1,20,000, टू कैश कर दिया 1,40 आ गया। समझ में आया क्या? अब जब इस साल हम P&L बनाएंगे, 2027 में P&L बनाएंगे, तो टू सैलरी लिखेंगे, एक्सपेंस में वही पहले लिखेंगे, कैश में पेड कितना किया, पेड कितना किया है 1,40,000, ठीक है। पे तो 1,40 हुआ, इसमें से लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। पिछली बार क्या बोला था जब P&L बनाया था? आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब की बार क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही जो है वो ओपनिंग में बाकी था, ठीक है ना, पिछले साल से आया ना, इसलिए ओपनिंग में बाकी था। आपको देखो ये कॉन्सेप्ट लिखने भी है, लिख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो, है ना, या फिर वीडियो पॉज करके एक बार पहले पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेकंड बार में लिख लेना, ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन लिखने हैं, लिखोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। बैलेंस शीट जब बनाओगे आप नेक्स्ट ईयर की, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग नाम से कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि अब की बार आप पहले से ही पे कर चुके हो। ये ट्रीटमेंट होता है पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग का। बताओ समझ में आया क्या? ये हमने कोई नई चीज़ नहीं डिस्कस करी है, ये आप पहले ही 11th क्लास में 12th क्लास में समझ चुके थे। ये तो मैंने आपको दोबारा बताया है क्योंकि आउटस्टैंडिंग में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और ये हमारे CMA में काम आएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है तब आप पूछेंगे, है ना, तो आप सोचेंगे भाई आउटस्टैंडिंग क्या होता है, कोई एक्सपेंस अभी पे नहीं करा, तो फिर हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ना, अभी जैसे सोचो आप, ये जो एम्प्लॉई है ना, ये जो एम्प्लॉई है इसने कितने महीने काम किया था? इसने पूरे 12 महीने काम किया, पिछले साल की बात कर रहा हूँ 2026 की। इसने पूरे 12 महीने काम किया, लेकिन इसको सैलरी कितनी मिली? 10 महीने। तो इसको 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। तो जो सैलरी पे कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर जो सैलरी पे कर रहा है ना, एम्प्लॉयर पे कर रहा है सैलरी, उसके लिए वो एक्सपेंस क्या है? उसके लिए वो एक्सपेंस क्या हो गया जो नहीं पे करा? आउटस्टैंडिंग। उसके लिए एक्सपेंस क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय के लिए तो ये इनकम है। सोचो, एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। और एम्प्लॉय के लिए सैलरी क्या है? इनकम है। बताओ ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। अब किसी एम्प्लॉयर ने 2 महीने की सैलरी नहीं पे करी, तो उसे हमने क्या बोल रहा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी तो देखा जाएगा ना, जिस पर्सन के पास अगर इनकम ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम को बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आराम से सोचो, आराम से टाइम लो अपना, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई मेरे को, लेकिन आपको सोचना खुद ही पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आती है जो मैंने बोला? सोचने का काम स्टूडेंट ऐसा है जो हमें खुद करना पड़ता है। सोचने का काम ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसे देके भी नहीं बोल सकते कि तू मेरे लिए सोच ले। बोल सकते हो क्या भाई? नहीं बोल सकते। आपका दिमाग तभी डेवलप होगा जब आप खुद सोचोगे, ठीक है ना। हम भी इस प्रोसेस से निकले हैं, हमने भी ये सब चीज़ें सीखी है, आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखोगे तो हमेशा इन चीज़ों में पीछे रहोगे। तो बेटर ये है कि एक बार तरीके से समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी क्या होता है मैं बताऊं आपको, रियलिटी में हम क्या करते हैं, कई बार
जैसी कोई चीज जहाँ पे प्रेशर देने का काम आता है दिमाग में, हम पीछे हट जाते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। इससे क्या होता है कि इससे आप है ना एक आदत बना लोगे कि जब भी कोई चीज़ हमें टफ लगेगी तो उसको हम छोड़ देंगे, पीछे हट जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आप उसको इस तरीके से, अपने माइंड को इस तरीके से ढालो कि वो हार्ड चीज़ें बनाने के लिए भी मना ना करे, है ना। और वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरी दुनिया ही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। क्लियर? तो बताओ, वापस से आते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस आपने नहीं पे करा बट वो ड्यू हो चुका था, तो उसे क्या बोला हमने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर वही एक्सपेंस हम दूसरे परसेप्शन के हिसाब से सोचें, दूसरे के परसेप्शन के हिसाब से सोचें, इनकम के हिसाब से सोचें, जो इनकम रिसीव करने वाला था, तो उसके लिए बोलते हैं, ऐसी इनकम को बोलते हैं अक्रूड इनकम। कि इनकम ड्यू तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एम्प्लॉई है, बिल्कुल सेम एम्प्लॉई है, और उसने 12 महीने काम किया 2026 में, लेकिन उसको जो है ना ये वर्क किया, सैलरी उसकी वही मान लेते हैं 10,000 पर मंथ है, लेकिन उसको जो मिली है पेमेंट कितना मिला है? 10 महीने का ही मिला है। तो ड्यू तो कितना हो गया बताओ? ड्यू तो पूरा हो गया, लेकिन रिसीव कितना हो रहा है? 10 महीने का ही रिसीव हो रहा है। तो ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, इसको क्या बोलेंगे बताओ? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम यहाँ पे कितने महीने की है भाई? 2 महीने की है। अब आप है ना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप सोच के बताओ कि खुद, है ना, वीडियो पॉज कर लो अब आप, और आप सोच के बताओ इस एम्प्लॉय के बिहाफ पे आप क्या एंट्री पास करते। आपको अकाउंटिंग का काम दिया गया है, आप अकाउंटेंट हो, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से सोचो। तो होप कि आपने सोचा होगा, ऐसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो 2026 में ये एम्प्लॉय अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा बताओ? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? अच्छा, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं क्या सर? हाँ, वो तो चेक कर लो भाई, उसको कैश मिलती है, सैलरी के बैंक में जाती है, तो वो तो कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है। टू सैलरी इनकम, राइट, कितने रुपए मिली उसको बताओ? अच्छा, कैश तो उतना ही डेबिट या क्रेडिट करेंगे ना जितना आएगा जाएगा। कैश अगर 1 लाख रुपए आया तो 1 लाख रुपए क्रेडिट करेंगे, वो डेबिट करेंगे। ठीक है। फिर अब क्या नहीं मिल रहा उसको? 20,000 की सैलरी और नहीं मिली, लेकिन इनकम उसको कितनी दिखानी है बताओ? 1,20,000 की टोटल दिखानी है। अच्छा, सैलरी क्रेडिट क्यों करिए बताओ? सैलरी क्रेडिट इसलिए करिए सर क्योंकि इनकम है, और इनकम कौन सा अकाउंट होता है सर? नॉमिनल अकाउंट, ये तो हम जानते हैं। वेरी गुड। अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट या अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्रिसाइजली अक्रूड सैलरी है। अकाउंट डेबिट टू सैलरी 20,000 से। अक्रूड इनकम क्या होती है? असेट होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थी वो क्या थी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता है लाइबिलिटी थी ना, वैसे ही अक्रूड इनकम क्या होती है? असेट्स होती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये सैलरी जो है, देखो ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, नॉमिनल अकाउंट की एक आपको राज की बात बता रहा हूँ, सीक्रेट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 अकाउंट होते हैं। आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, क्या सीक्रेट है? कि नॉमिनल अकाउंट सारे के सारे पी&एल में जाते हैं। पी&एल मतलब, मेरा मतलब ट्रेडिंग से भी है। अब ट्रेडिंग पी&एल अलग अलग नहीं बनता है, वो बचपन के जमाने गए। तो बताओ क्या बोल रहा हूँ? नॉमिनल अकाउंट सारे के सारे पी&एल में जाते हैं। और दूसरा सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट सारे के सारे बैलेंस शीट में जाते हैं। ये बात धीरे धीरे आपके समझ में आएगी, है तो यही, लेकिन ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करोगे आप, है ना, क्योंकि एकदम से नहीं समझ में आएगी। लेकिन मैंने आपको बहुत बड़ी बात बोल दी अभी। क्या? पर्सनल और रियल अकाउंट कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते हैं? पी&एल में जाते हैं। अभी मैं केवल आपको बोल के छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, वरना कहीं और चले जाएंगे अपन। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे मैं आपको ओवर द टाइम पीरियड बताऊंगा। लेकिन अगर आप नोट करना चाहो तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आप सोचो पी&एल में डालते हो, तो इनकम और एक्सपेंसेस कौन सा चीज़ होती है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते हैं? पी&एल में जाते हैं, बैलेंस शीट में कभी नहीं जाते। कोई भी इनकम और एक्सपेंस बैलेंस शीट में कभी जा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, कभी भी नहीं गया था। ठीक है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात का कि नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस शीट में आ जाएंगे क्या।
बैलेंस शीट मतलब होता है बैलेंसेस की शीट, ठीक है, अभी बाद में पढ़ेंगे ढंग से। बैलेंसेस की शीट। कमाल की बात यह है कि नॉमिनल अकाउंट का कभी बैलेंस नहीं बचता है। नॉमिनल अकाउंट का कभी बैलेंस नहीं बचता है। नॉमिनल अकाउंट जो हैं वो पी&एल में जाके मिल जाते हैं, है ना। ये मान लो कि उनको मोक्ष उसी साल मिल जाता है, जिस साल वो होते हैं उनको मोक्ष उसी साल मिल जाता है। लेकिन जो पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, ठीक है, और वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। धीरे धीरे आराम आराम से बात समझ में आएगी। अभी अपन डाइवर्ट नहीं करेंगे अपने आप को, ये समझेंगे कभी और वो समझेंगे, ठीक है। समझेंगे तो सब चीज़ें, ठीक है, गारंटी है, लेकिन आराम आराम से ना। मैंने आपको फूड फॉर थॉट दे दिया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पी&एल। आ जाते हैं इधर वापस, ध्यान से देखो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट, राइट। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि सैलरी इनकम है, इनकम को पी&एल में डालते हैं, आप ऐसे समझ लो। बाकी मैंने आपको बता दिया एक बात कि नॉमिनल अकाउंट हमेशा कहाँ जाता है? पी&एल में जाता है। ठीक है सर, पी&एल बना लोगे क्या? पी&एल बना लेते हैं। पी&एल में इनकम इस तरफ आती है क्या? हाँ, क्रेडिट में आती है ना इनकम, तो डेबिट थोड़े होती है। तो आप ऐसे सर बना रहे हो हॉरिजॉन्टल, अभी सीखने के हिसाब से बना रहे हैं, अभी मैं फॉर्मेट कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो बाय सैलरी रिसीव कितनी हुई है, इस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिली थी करंट ईयर में? 1 लाख की। और अक्रूड कितनी है? अक्रूड 20,000 की। इसको बोलते हैं अक्रूड एट एंड। आप 12th में ऐसे पूरा लिखते थे, पता है आपको? 11th क्लास में, 12th क्लास में पूरा लिखते थे। तो इनकम कितनी गई पी&एल में? 1,20,000। यही तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है भैया मेरे को रिसीव से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो इनकम पूरी की पूरी दिखानी है बैलेंस पी&एल के अंदर। अच्छा, बैलेंस शीट भी बनाएंगे सर? 2026 की ही बैलेंस शीट भी बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। इसको कितनी इनकम नहीं रिसीव हुई है? 20,000 की नहीं रिसीव हुई है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड होती है, असेट्स में करंट असेट्स होती है एक ऐसी असेट जो शॉर्ट टर्म में रिसीव हो जाएगी, जो 1 साल में रिसीव हो जाएगी, उसे बोलते हैं करंट असेट्स। मैंने बताया नहीं अभी, लेकिन इनको क्या नाम देते हैं? करंट असेट्स। ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे कर देंगे उनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। बाद में आएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। करंट असेट्स में अक्रूड इनकम 20,000 से आ गया। ये 2026 कंप्लीट हो गया। अब किस पे आते हैं? 2027 पे आते हैं। 2027 में क्या होगा सर? 2027 में क्या करेंगे? 2027 में वो एम्प्लॉय 12 महीने फिर से काम करेगा, फिर उसको सैलरी मिलेगी। ये तो अच्छा, 12 महीने की सैलरी तो ड्यू हो गई, लेकिन जब वो रिसीव पैसे लेने जाएगा तो 12 महीने के तो करंट ईयर के लेगा, और पिछले साल की 2026 के 2 महीने की सैलरी वापस से, मतलब जो नहीं मिली थी उसको वो लेगा। तो टोटल कितने महीने की सैलरी रिसीव करेगा? 14 महीने की। तो एंट्री क्या डालेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सैलरी रिसीव होगी? 1,40,000 से। पहले बताओ, बैंक में तो, या बैंक या कैश एक ही बात है ना। बैंक में तो इतना ही पैसा आएगा, टू टू सैलरी। इस साल की सैलरी कितनी है? 1,20। और अक्रूड सैलरी कितनी है? अक्रूड इनकम या अक्रूड सैलरी 20,000। अच्छा सर, ये अक्रूड जो सैलरी है ये पिछले साल का अकाउंट है क्या? यस। ये पिछले साल का लेजर जो आपने खोला था पिछले साल का अकाउंट है जो बैलेंस शीट में गया था ना। देखो ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया ये क्लोज हुआ है, देखो यहाँ पे। समझ में आया कुछ? पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो गया, अब बैलेंस जीरो हो गया। तो सर अक्रूड इनकम, इनकम नॉमिनल अकाउंट, नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हो। अक्रूड इनकम पर्सनल अकाउंट, याद करो। अक्रूड, प्रीपेड, अनर्ड और क्या, आउटस्टैंडिंग, ये चारों चीजें क्या होती है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ये नॉमिनल नहीं है कोई, ठीक है। तो ये ऐसे आप क्रेडिट करोगे। ये मैंने कंबाइंड एंट्री पास कर दिया ना। फिर सर, फिर पी&एल बनाएंगे तो 2027 का क्या करेंगे? 2027 का पी&एल बनाओगे तो बाय इनकम में लिख दोगे सैलरी,
रिसीव कितनी हुई है? 1,40,000 माइनस कर दोगे इसमें से अक्रूड एट बिगनिंग, क्या लेस कर दोगे? अक्रूड एट बिगनिंग 20,000 से, और बाहर दिखा दोगे 1,20,000। और बैलेंस शीट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि आपको जो पुरानी सैलरी का बैलेंस चल रहा था वो मिल गया है। समझ में आया क्या? मतलब नट शेल की बात क्या है आपको जो समझनी है, जो मैच्योर स्टूडेंट अपने जैसे जो समझते हैं, जो एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हम में और 11th क्लास के स्टूडेंट्स में फ़र्क होना चाहिए ना, हमारी समझ में और उनकी समझ में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम एक दूसरे का अपोजिट है। पहली बात तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। अगर किसी के लिए कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो दूसरे के लिए वो इनकम क्या होगी? अक्रूड होगी। जैसे डेटर और क्रेडिटर, मैंने आपको गुड्स उधार बेचा, मैंने आपको गुड्स उधार बेचा या उधार कोई सर्विस दे दी है ना, और आपने मतलब मेरे से उधार खरीदा, तो मेरे लिए आप क्या हो गए? डेटर, और आपके लिए मैं क्या हो गया? क्रेडिटर। ठीक है, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग और अक्रूड होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। अक्रूड इनकम एक करंट असेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग मतलब कोई एक्सपेंस ड्यू तो हो गया बट नॉट पेड। अक्रूड इनकम मतलब कोई इनकम ड्यू तो हो गई बट नॉट रिसीव्ड। राइट? अगर आप आउटस्टैंडिंग की एंट्री पूछोगे तो एंट्री क्या हो गई? लाइबिलिटी है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यही कर रहे थे क्या हम? सैलरी पे करने की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो सैलरी पे करी थी वो तो 10 महीने की पे करी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और 2 महीने की सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना भाई? सैलरी पे कर दी 10 महीने की और 2 महीने की आउटस्टैंडिंग। अक्रूड इनकम क्या? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब आप देखो जन एंट्री के सारे रूल लग रहे हैं यहाँ पे, यही एंट्री करके आए हैं, मैंने आपको यही एंट्री सिखाई है अभी। एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है ना, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अक्रूड इनकम असेट्स है, असेट्स क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। इनकम तो इनकम है, वो क्रेडिट होती है। अक्रूड इनकम को इनकम नहीं मानना है, अक्रूड इनकम क्या है? असेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो रहा है। इनके बैलेंस बचते हैं, बैलेंस बचते हैं इनके। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट है, अक्रूड इनकम भी पर्सनल अकाउंट है, इसलिए दोनों बैलेंस शीट में जाते हैं। राइट? एक असेट है, एक लाइबिलिटी है। समझ में आया? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी है, अक्रूड इनकम करंट असेट्स है। थोड़ा सा हो सकता है भारी लगे, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा आप एक बार पूरा रिवाइज करिए, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, है ना, मन से पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं ये जो 2 एक्सपेंस बचे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और एक इनकम बची है अनअर्ड इनकम, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।